अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोमिना मोइन और अबाउट मी एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूँगी। आई हैव डन माय बैचलर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड आई हैव डन माय एमएस इन पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर और पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस का पेपर जो कि इस ईयर 2021 अभी कुछ दिन पहले ये पेपर्स हुए हैं सीएसएस के। So first, I would like to give a brief introduction about these subjects जो कि दोनों ही subjects इस तरह के हैं कि वो थोड़ा overlap करते हैं आपस में और इन माय ओपिनियन इन दोनों को ऑप्ट करने के लिए किसी वो जो है इसका बैकग्राउंड जो है वो मैनेजमेंट साइंसेस या सोशल साइंसेस का होना ज़रूरी नहीं है बिकॉज़ दे आर बोथ वेरी ईज़ी टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट्स और वैसे भी इनका एक दोनों सब्जेक्ट्स का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि दे आर बोथ गोइंग टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन देयर प्रोफेशनल लाइव्स एज़ वेल क्योंकि बाद में भी जो है जो बच्चे क्लियर कर जाते हैं और इंटरव्यू और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग और जॉब की जो है वो स्टेजेस तक पहुँचते हैं तो उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है पढ़ना ही पड़ता है। So it's a good choice for the aspirants of CSS to opt these two subjects because it's going to help them in their practical जो है उनके जो जॉब करियर है उसमें भी उनकी ये हेल्प करता है। ओके सो कमिंग टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है इसके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो है चीज़ें वो बताई हुई हैं कि पब्लिक जो ऑफिसेज़ हैं या जो पब्लिक डीलिंग्स हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह से की जाती है और पब्लिक पॉलिसी मेकिंग का जो प्रोसेस है कि पॉलिसीज़ किस तरह से बनती हैं और गवर्नेंस से रिलेटेड जो सारी चीज़ें होती हैं, वो इसमें जो है वो एक्सप्लेन की गई हैं। एंड दोनों ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो इस तरह के नहीं हैं कि आप अगर आपको लगता है कि आपका इंजीनियरिंग या कोई ऐसा बैकग्राउंड है तो आप ये सब्जेक्ट्स ऑप्ट नहीं कर सकते। यू कैन ऑप्ट दीज़ 2 सब्जेक्ट्स इर्रेगार्डलेस ऑफ योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। So first we will discuss the paper of public administration. Basically इस वीडियो में I will try to टेल यू गाइस कि किस तरह से जो है पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि आपके जो है मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आप गेन कर सकें। So the first question was define normative and empirical approaches of public administration and their implications to Pakistan's administrative system. अच्छा, एक और बात जो मैं यहाँ मेंशन करूँगी अगर आप पिछले पास्ट पेपर्स को थोड़ा-सा उन पे उनको देखें तो जो 2020 के पेपर्स थे, दोनों के ही पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस एज़ वेल एज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो दोनों ही पेपर्स रिलेटिवली सिंपल थे। उसके अंदर वही सिंपल जो है चीज़ें पूछी हुई थी, जैसे कोई थ्योरी के बारे में पूछा हुआ था कोई जो है जैसे जो बेसिक सब टॉपिक्स हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी जो विल्सन का कॉन्सेप्ट है, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा हुआ था। लेकिन रिलेटिवली इस ईयर के जो क्वेश्चन्स हैं, वो थोड़े-से ट्विस्टेड हैं, उनकी स्टेटमेंट्स थोड़ी-सी ट्विस्टेड हैं, थोड़ी-सी मुश्किल हैं कि इन पेपर्स को देख के जो इस दफ़ा के पेपर्स हैं, उसको देख के ये आइडिया होता है कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर गया, वो जो है पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएगा। सो द मेजर जो एक आर्ट था इस दफ़ा के पेपर्स में, वो यही था कि जो स्टेटमेंट है, उसको अंडरस्टैंड करना है और फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आंसर करना है। सो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा सिंपल था। सबसे पहले आपने जो है एक इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। दे आर आस्किंग यू अबाउट द नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोचेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो आपने सिंपल तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है कि नॉर्मेटिव अप्रोच क्या होती है, एम्पिरिकल अप्रोच क्या होती है और फिर उसके ये जो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना किसी भी क्वेश्चन के, जैसे इसके अंदर ये 2 की कॉन्सेप्ट्स हैं, नॉर्मेटिव अप्रोच और एम्पिरिकल अप्रोच। इसको आपने होलिस्टिकली हर एंगल से जो है वो एक्सप्लेन करके, फिर आपने उसकी इम्प्लिकेशंस बतानी है टू पाकिस्तान्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो इसको जो आपने स्टेटमेंट है, इसको ब्रेक डाउन करना होता है। पहले आपने पहले पोर्शन को आंसर करना है, लेकिन एक कनेक्टिविटी को मेंटेन करते हुए उसको क्वेश्चन का जो दूसरा पोर्शन है उसके साथ आपने कनेक्ट करना होता है कि आपने पहले उसको डिफाइन कर दिया, फिर आपने उसकी इम्प्लिकेशंस बतानी है इन रिलेशन टू पाकिस्तान।
तो ये तो रिलेटिवली बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द डिस्कस द नीड फॉर सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सजेस्ट मेजर्स फॉर अचीविंग एंड स्ट्रेचिंग इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन पाकिस्तान। तो इसमें जो सबसे पहली बातें आपने जो डिस्कस करनी है, सबसे पहले तो आपने एग्ज़ामिनर जो है उसको एक आइडिया देना होता है कि जो चीज़ उसने पूछी है, जो क्वेश्चन उसने पूछा है, उसके अंदर जो उसने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है या जो कॉन्सेप्ट उसने मेंशन किया है, आपको उसके बारे में इनसाइट है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आप इसमें उसको एक्सप्लेन करेंगे वो ये है कि यू विल एक्सप्लेन योर इनसाइट अबाउट सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी एंड अबाउट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कि सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी से आपका क्या मतलब है और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं। Then you will develop a connectivity between these concepts and then building upon why to as to why it is needed, कि उन्होंने आपसे ये पूछा ना कि discuss the need for civil service neutrality in the development administration, तो आपने अपना argument इस तरह से build करना है कि आपने ये चीज़ explain करनी है कि ये civil service neutrality जो है ये why is it needed. Then you have to suggest measures for achieving and stretching its practical application in Pakistan. तो ये आपका जो है इसके अंदर एंड पे आपने इसको रिकमेंडेशंस देनी है। यू हैव टू कीप इन माइंड कि रिकमेंडेशंस आपकी जो हैं वो लॉजिकल और सिंपल होनी चाहिए। जितना ईज़ी टू अंडरस्टैंड होंगी उतना आपके लिए ये मार्क्स गेनिंग होगा। So this is how you break down the question. First of all, you have to explain the key terms and you have to give an impression to your examiner that you know what you're being asked. कि ये जो subject है ना, उसके बारे में आपको know-how है। उसके बाद आप उसकी connectivity करते हैं अपने next portion से और उसके बाद आपने अपनी recommendations देनी है। And one thing which is वेरी मच नीडेड इज़ कि आप अपने जो कॉन्क्लूजन है या जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें एक जो कॉन्क्लूजन होगा आपका उसमें आपने एक ऑप्टिमिस्टिक एंड पे नोट पे उसको एंड करना है। Then, next question was, in spite of numerous advantages of social audit, its arrangement have been mostly ineffective because there is no legal provision. कमेंट। अच्छा, अब ये जो है ना क्वेश्चन के अंदर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। ये जो टर्म्स होती हैं डिफाइन, डिस्कस, कमेंट। अब कमेंट में जो है वो आपसे एक तरह से आपका ओपिनियन माँग रहे हैं। ओपिनियन अपॉन अ स्टेटमेंट जो कि उन्होंने खुद मेंशन की है, ठीक है? ये जो स्टेटमेंट है, इन स्पाइट ऑफ न्यूमरस एडवांटेजेस ऑफ सोशल ऑडिट, इट्स अरेंजमेंट हैव बीन मोस्टली इनफेक्टिव बिकॉज़ देयर इज़ नो लीगल प्रोविजन। सो ये एक सेटल्ड फैक्ट है जो उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है ऑलरेडी इन द स्टेटमेंट। तो आपने अब उसके ऊपर उस सेटल्ड फैक्ट पे कमेंट करना है। तो यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर थ्रू लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स एंड सपोर्टिंग जस्टिफिकेशंस थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। जब भी आप अपना कोई ओपिनियन देते हैं, किसी भी क्वेश्चन में अपना कोई कमेंट देते हैं या आप किसी स्टेटमेंट को, किसी स्टांस को सपोर्ट करते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि उसके लिए आप जो है, जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स दें, उनको आप जस्टिफ़ाई कर सकें। आप उनको जस्टिफ़ाई किस तरह से कर सकते हैं? आप उनको जस्टिफ़ाई कर सकते हैं एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू, केस स्टडीज़ के थ्रू। आप मेंशन करें कि आप जो बात कह रही हैं या कह रहे हैं, वो ऐसा हो चुका है, किस तरह से हो चुका है या क्यों होता है। सो यू हैव टू जस्टिफ़ाई योर stance through just through your logical arguments and through practical examples. Next question was, the idea of performance budget lies beneath the word results. In the light of the statement, examine the elements of performance-based budgeting with reference to Pakistan. Again, उन्होंने जो है एक settled fact जो है वो आपको बता दिया है कि जो आइडिया है परफॉर्मेंस बजट का, इट लाइज beneath the word results। इसका मतलब है कि जो परफॉर्मेंस बजट है वो रिजल्ट ओरिएंटेड एक अप्रोच है। तो आपने इस जो की कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में वो था परफॉर्मेंस बजट। सबसे पहले आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यू आर एबल टू टेल द एग्जामिनर कि आप व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस बजट। देन उस स्टेटमेंट की लाइट में यू हैव टू एग्जामिन द एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग विद रेफरेंस टू पाकिस्तान। अब आपने अपनी स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि ये आइडिया ऑफ परफॉर्मेंस बजट लाइज बीनीथ द वर्ड रिजल्ट्स, इसको आपने कनेक्ट करना है अपने क्वेश्चन के साथ
और फिर आपने क्वेश्चन की रेलेवेंस को बिल्ड करना है विद द केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान, कि आपने ये देखना है कि ये जो परफॉर्मेंस बजटिंग है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, उनको आप पाकिस्तान की केस स्टडी के साथ किस तरह से उसको रिलेट कर सकते हैं। Then discuss Hawthorne effects undertaken by George Elton Mayo in the development of human relations school of thought and its subsequent implications on for the administrative behavior. सो इस जो है ये क्वेश्चन, दिस वाज़ द आई थिंक सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर पेपर। अब जो मैंने आपको शुरू पे बात कही थी कि लास्ट ईयर का जो पेपर है उसको अगर आप देखें तो उसमें इसी तरह की चीज़ें पूछी हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े ही फेमस कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में पूछा है। रिलेटिवली इस दफ़ा के पेपर में जिसमें आप ये देख सकते हैं पिछले क्वेश्चन में परफॉर्मेंस बजटिंग, इसके अलावा सोशल ऑडिट, नीड फॉर सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी, तो ये जो चीज़ें हैं, बच्चे जिनकी एक होलिस्टिक तैयारी होती है, वो पढ़ते तो हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फ़ोकस होता है, वो इस तरह की चीज़ों पे होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि हॉथॉर्न इफ़ेक्ट्स है या फिर जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी या फिर इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पे ज़्यादा फ़ोकस होता है। लेकिन इस दफ़ा का जो पेपर है, वो थोड़ा-सा पिछली पेपर से जो है रिलेटिवली थोड़ा ट्विस्टेड है। इसके अंदर भी यू हैव टू, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपने सबसे पहले बताना है कि हॉथॉर्न इफेक्ट्स क्या है, ये क्या स्टडी है। अच्छा, अब एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि जब भी आप कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें कोई थ्योरी हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो किसी प्रोपोनेंट ने दिया हो, तो आपने उसमें जो कॉन्सेप्ट है या जो वो थ्योरी है, उसको एक्सप्लेन करते हुए सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है कि ये कब आई, ये किसने प्रेज़ेंट किया इसको, कौन इसका प्रोपोनेंट था एंड व्हाई वाज़ इट प्रपोज़्ड, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी की बात करते हैं, तो हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई वाज़ इट प्रपोज़्ड, क्योंकि उस टाइम पे जो है बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी थी और पॉलिटिक्स जो है उसकी इंटरफेरेंस की वजह से बड़े मसले आ रहे थे, तो दैट इज़ व्हाई इट वाज़ प्रपोज्ड दैट दीज़ 2 थिंग्स शुड बी सेपरेटेड एंड दे शुड बी डेल्ट सेपरेटली। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं जिसमें किसी चीज़ का कोई बैकग्राउंड हो, उसको ज़रूर मेंशन करना है, क्योंकि जब आप कोई कॉन्सेप्ट या कोई थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसमें उसका प्रोपोनेंट, व्हाई इट वाज़ प्रपोज्ड, व्हेन इट वाज़ प्रपोज्ड एंड देन उसके ज़ाहिर है कोई क्रिटिसिज़्म भी होगा उसके ऊपर, तो यू हैव टू मेंशन ऑल दीज़ थिंग्स टू बिल्ड योर क्वेश्चन होलिस्टिकली। उसके बाद अब इसके अंदर जो है आपने हर क्वेश्चन में ये ख़्याल रखना है कि आपसे वो पूछ क्या रहे हैं। जस्टिफाई की उन्होंने टर्म यूज़ की है या उन्होंने कमेंट की टर्म यूज़ की है या डिस्कस की है। अब यहाँ पे डिस्कस की है, तो यू सिंपली हैव टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट एज़ इट इज़। आपने अपनी तरफ से उसमें कोई कमेंट नहीं करना, आपने अपना कोई ओपिनियन नहीं देना, आपने सिंपली जो हॉथॉर्न इफ़ेक्ट्स है उसको एज़ इट इज़ आपने एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद आपने उसकी इम्प्लिकेशंस बतानी है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, कि हॉथॉर्न इफ़ेक्ट की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पे क्या उसकी जो है वो इम्प्लिकेशंस आई। Then coming to the next question, discuss how corruption in public services undermines democracy. Discuss its redressal mechanism. तो ये तो सबसे जेनेरिक क्वेश्चन था इस पेपर का, क्योंकि आपने सिंपली जो है करप्शन को बताना था कि पब्लिक सर्विसेज में जो है वो करप्शन किस तरह से अंडरमाइन करती है डेमोक्रेसी को। अब इसमें आपने ये भी बताना है कि करप्शन किस तरह से रिलेटेड है टू अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी, के करप्शन की वजह से डेमोक्रेसी पे कैसे इफेक्ट आता है। तो इसमें आप डेमोक्रेसी का वैल्यू सिस्टम लेकर आएँगे कि डेमोक्रेसी के वैल्यू सिस्टम में है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मेरिट पे जो है वो सारे काम होने चाहिए। तो उसके अंदर जो है जब करप्शन आ जाती है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ क्वाइट ऑपोज़िट टू व्हाट डेमोक्रेसी इज़। तो इस वजह से जो है जब आप करप्शन लेकर आते हैं अपने सिस्टम में, तो इट मीन्स यू आर अल्टीमेटली अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी। उसके बाद आपने सिंपली जो है वो रिकमेंडेशंस देनी है, रेड्रेसल मैकेनिज्म, मतलब कि रिकमेंडेशंस कि किस तरह से आप करप्शन को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं इन पब्लिक सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो आपने नोट्स लिखने थे। इसके अंदर ये जो है 3 उन्होंने आपको ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से आपने कोई 2 जो है उसको ऑप्ट करना था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, सिंपली आपने जो है इस टर्म को होलिस्टिकली जो है जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है
कि आपने उसको हर एंगल से कि किसने ये आइडिया दिया था, कब ये आइडिया प्रपोज़ हुआ था और इसके क्या जो है वो इसके एलिमेंट्स हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इस पे क्रिटिसिज़्म आया, उस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। देन कमिंग टू अब्राहम मास्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स, ये भी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया होगा, क्योंकि ये बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये जो थ्योरी है अब्राहम मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की। तो उसके अंदर जो है आपने बताना है कि कब ये थ्योरी आई और इसका जो है बेसिक आइडिया क्या है इस थ्योरी का और इस थ्योरी पे क्रिटिसिज्म क्या है, ये थ्योरी कब आई थी। देन यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल एंड अथॉरिटेरियन स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। तो इसमें आपने जो है डिफरेंशिएट करना है बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल। अब ये डिफरेंशिएट मीन्स दैट यू हैव टू टेल द डिफरेंसेस एंड यू हैव टू बिल्ड अ कंपैरिजन बिटवीन दीज टू। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपसे वो कोई थ्योरी के बारे में पूछते हैं या वो आपसे किसी ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में पूछते हैं जो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, इन माय ओपिनियन उस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज़ इट गिव्स द एग्ज़ामिनर एन इम्प्रेशन कि आपने सब्जेक्ट को जो है वो पढ़ा हुआ है। इनफैक्ट जो इस तरह के क्वेश्चन्स होते हैं जेनेरिक टाइप, जिसके अंदर उन्होंने पूछा है कि करप्शन जो है वो पब्लिक सर्विसेज़ को किस तरह से जो पब्लिक सर्विसेज़ में करप्शन होती है वो किस तरह से अंडरमाइन करती है डेमोक्रेसी को। तो आपने उसमें जो है ये इस तरह की टर्मिनोलॉजी, इस तरह की जो है टर्म्स यूज़ करनी है जिससे आइडिया हो जाए एग्ज़ामिनर को कि आपको सब्जेक्ट की नो-हाउ है। कमिंग टू पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस का जो आपका पेपर था, इट वाज़ अ वेरी इसका जो क्वेश्चंस थे दे वर वेरी कॉम्प्लेक्सली क्रिएटेड एंड बड़ा ही एक ट्विस्टेड सी स्टेटमेंट्स थी, जिनको जिसने अंडरस्टैंड कर लिया उसने अच्छे तरीके से उनको जो है वो अटेम्प्ट वो कर सकता है। क्योंकि इनकी जो ये स्टेटमेंट्स हैं, ये बड़ी ही जो है ना कनेक्टिविटी इसके अंदर चाहिए आपको अपनी जो स्टेटमेंट है उसको कनेक्ट करते हुए जो है वो आंसर करना है। तो इट वाज़ एक तरह से ये एक चैलेंज तो था। दिस पेपर वाज़ ऑफ दिस ईयर 2021 का पब्लिक पॉलिसी का पेपर वाज़ चैलेंजिंग, लेकिन जिसने इसकी स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया उसके लिए जो है इसको अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए था। So, coming to the first question, public policy change occurs through two primary mechanisms: substantial disruption and incrementalism. Even though both of these mechanisms involve political institutions, they appear to be unrelated processes. Using specific examples, अब आ रहा है क्वेश्चन। पहले जो उन्होंने दिया है, वो उन्होंने एक सेटल्ड फैक्ट आपको दे दिया है कि जो पब्लिक पॉलिसी चेंज है, कि जो पब्लिक पॉलिसीज़ में आपका जो चेंज आता है ना, वो 2 जो है प्राइमरी मैकेनिज़्म के थ्रू आता है। एक है सब्सटैंशियल डिसरप्शन, जिसके अंदर बेसिकली आपका पूरा जो है वो आप ट्रांसफ़ॉर्म कर देते हैं। सब ड जो सब्सटैंशियल डिसरप्शन है, उसमें आप अपना जो पॉलिसी है उसको या अपना जो सिस्टम है उसको आप ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं। एंड इंक्रीमेंटलिज़्म समथिंग जिसके अंदर आप बिल्ड अपॉन करते हैं, कि किसी चीज़ में आप ऐड ऑन करते जाते हैं टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी। तो ये 2 प्राइमरी मैकेनिज़्म्स होते हैं पब्लिक पॉलिसी चेंज के। तो अब उसमें उन्होंने ये अगली जो उसकी स्टेटमेंट है वो ये है कि जो दोनों ये मैकेनिज़्म्स हैं, दे इन्वॉल्व पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बट दे अपीयर टू बी अनरिलेटेड प्रोसेसेस, कि ये दोनों आपस में अपीयर होते हैं कि दे आर अनरिलेटेड। नाउ यूजिंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ दीज डिस्परेट प्रोसेसेस क्रिएट पॉलिसी चेंज। व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन बोथ प्रोसेसेस। अब उसने 2 सवाल पूछे हैं कि एक तो ये कि किस तरह से डिस्परेट प्रोसेसेस मीन्स कि सेपरेट जो डिफरेंट ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं, ये पॉलिसी चेंज किस तरह से लेकर आते हैं। तो अब इसमें आपने इन दोनों के लिए कोई जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स आपने यूज़ करनी थी इसके अंदर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट एग्ज़ाम्पल इसमें अभी हमारे पास एजुकेशन में कोविड-19 डिस्परेट एक वो जो है सॉरी डिसरप्शन जो है वो उसके थ्रू पॉलिसी चेंज आया कि ऑनलाइन स्कूल सिस्टम आ गया। तो इस तरह की एग्ज़ाम्पल से आपने अपने आंसर्स को जस्टिफाई करना होता है। नाउ दे हैव आस्क्ड व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन बोथ प्रोसेसेस। अब इसके अंदर आपको इंस्टीट्यूशंस की जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बाय इंस्टीट्यूशंस हियर एग्ज़ामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूशंस का रोल बताना है इन पॉलिसी
चेंज जो कि इन दोनों प्रोसेसेस के थ्रू आता है। Coming to the B part, specifically, are institutions endogenous or exogenous to policy changes? Can disruption and incrementalism be integrated to create a fuller theoretical understanding of policy change, or should they be understood separately? अब ये इसमें भी इन्होंने आपसे 2 क्वेश्चन्स पूछ लिए हैं जिनको आपने आपस में कनेक्टेड रखते हुए आंसर देना है। सो फर्स्ट यू हैव टू टेल कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक्सटर्नली जो है पॉलिसी चेंजेस को एक्सटर्नल होते हैं उन चेंजेस में या फिर इंटरनली जो है वो कॉज़ करते हैं। फिर उसके बाद आपने अपना स्टांस देना है कि ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं इंक्रीमेंटलिज्म एंड डिसरप्शन जो कि प्राइमरी मैकेनिज्म है फॉर पॉलिसी चेंज, कैन दे बी इंटीग्रेटेड के मतलब वो एक साइड बाय साइड चल सकते हैं पॉलिसी चेंज में या फिर उनको हमें सेपरेटली जो है वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये जो है आपने अपना आंसर जो है उसको एक सीक्वेंस में बिल्ड अपॉन करना है और एंड पे ये जो आपने बात करनी है ना, ये आपने अपना ओपिनियन देना है कि आपको क्या लगता है कि क्या ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं, वो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं या फिर ये सेपरेटली इनको पढ़ना चाहिए या इनको सेपरेटली जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको इसको अपने आंसर को जो है वो जस्टिफाई करना होगा थ्रू एग्ज़ाम्पल्स। आपको जो है जस्टिफिकेशन देनी होगी अपने आर्गुमेंट की। Next question, various scholars attend to interaction between politics and markets to explain the way welfare states undertake social provision, including providing for education, providing welfare benefits, work family policies, and more. Take two or more such analysis and explain with some care how political and market-based approaches help us understand how social policies develop. Which approaches do you think are most resonant to your own thinking and why? ओके, सो अब इसमें भी आपने सबसे पहले सेटल्ड फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है और डिफरेंशिएट करना है कि उन्होंने आपको बताया क्या है और उन्होंने आपसे पूछा क्या है? अब इसमें उन्होंने आपको ये बता दिया है कि वेरियस स्कॉलर्स जो हैं वो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि देयर इज़ एन इंटरैक्शन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स। किस चीज़ के लिए? टू प्रोवाइड द सोशल पॉलिसीज़। जो सोशल पॉलिसीज़ बनती हैं उसके लिए मार्केट और मार्केट से यहाँ मतलब आपका इकोनॉमी है, ठीक है? इकोनॉमी और आपकी जो पॉलिटिक्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं। To provide the citizens and to provide the society with social policies. सो उसके अंदर उन्होंने आपको एग्ज़ाम्पल भी दे दी है, एजुकेशन हो गया, वेलफेयर बेनिफिट्स हो गए जिसके अंदर आपकी हेल्थ पॉलिसीज़ आ जाती हैं या वर्क फैमिली पॉलिसीज़ आ जाती हैं, जो वेलफेयर स्टेट्स होती हैं बेसिकली वो किस तरह से जो है वो सोशल पॉलिसीज़ बनाती हैं। अब उन्होंने कहा कि आपने ये चीज़ बतानी है कि how political and market based approaches help us understand how social policies develop कि इनकी जो ये market based approaches हैं और जो political based approaches हैं आपने बताना है कि ये दोनों किस तरह से आपको ये अंडरस्टैंड करवाती हैं कि सोशल पॉलिसीज कैसे डेवलप की जाती हैं। उसके बाद जब आप ये बात बता देंगे कि ये जो पॉलिटिकल और मार्केट बेस्ड अप्रोचेस हैं, ये किस तरह से सोशल पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करती हैं, उसके बाद आपने अपना ओपिनियन एंड पे देना है कि व्हिच अप्रोच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट रेजोनेंट टू योर ओन थिंकिंग एंड व्हाई? अब ये जो एंड पे एंड व्हाई है ना, ये व्हाई जो है बड़ा छोटा-सा वर्ड है, लेकिन ये बड़ी एक जो है ना एक्सप्लेनेशन माँग रहा है। ये आपसे एक जस्टिफिकेशन माँग रहा है अपने ओपिनियन की, कि अगर आपको लगता है कि ये अप्रोच जो है इट इज़ बेस्ट सूटेड टू योर आर्गुमेंट तो व्हाई इज़ इट बेस्ट सूटेड? तो उसके लिए आपको उसको जस्टिफाई करना होगा और उसको आपको जो है लॉजिकल आर्गुमेंट्स के साथ इसको जस्टिफाई करना होगा। सो next question, explain the concept of Pareto efficiency. What is its analysis to what is its relevance to यहाँ पे relevance आना था and I have mistakenly written analysis. What is its relevance to policy analysis? Given that it is an abstractive benchmark unlikely to be achieved by most policies that are subject to debate, continue by explaining Kaldor-Hicks compensation principle and its significance to rational policy analysis, in particular, the practice of cost-benefit analysis. What makes the Haldor-Hicks compensation principle a weaker criterion
to satisfy then the Pareto criterion. Do you think Caldor-Hicks is a sound basis for making policy decisions? Why or why not? Now, it was a very complex statement. इसको आपको जो है ब्रेक डाउन करके उसको स्टेप बाय स्टेप जो है कि उसकी मेंटल आउटलाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। इनफैक्ट अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उन सब में, बट स्पेशली दिस वन। तो इसमें अब आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए, आपको जो है एक सब्सटैंशियल नो हाउ होनी चाहिए कि व्हाट इज़ पेरेटो एफिशिएंसी, व्हाट इज़ कैल्डर-हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल, और उसके बाद आपने जो है जब तक आपको इन 2 चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज़ इट्स रेलेवेंस टू पॉलिसी एनालिसिस? अब सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट। उन्होंने मेंशन कर दिया कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेटो एफिशिएंसी। तो सबसे पहले तो आपने जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपने पेरेटो एफिशिएंसी को जो है वो एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ इट? देन यू हैव टू रिलेट इट टू पॉलिसी एनालिसिस। उसकी आपने रेलेवेंस शो करनी है कि उसकी पॉलिसी एनालिसिस के साथ क्या रेलेवेंस है। पॉलिसी एनालिसिस बेसिकली क्या है कि आपने पॉलिसी को एनालाइज़ करना है कि क्या ये हमें वो रिज़ल्ट्स दे रही है जो हम जिस पर्पज़ के लिए हमने इसको बनाया था कि नहीं। ओके, देन गिवन दैट, अब ये जो गिवन दैट की इसमें वर्ड यूज़ हुआ है, इट मीन्स कि वो आपको एक सेटल्ड फैक्ट बता रहे हैं कि गिवन दैट कि ये बात तो तय है। Given that it is an abstractive benchmark unlikely to be achieved by most policies that are subject to debate. Now, continue by explaining. Continue by explaining means you have to connect your first part of the question to your second part of the question, and you have to explain Kaldor-Hicks compensation principle and its significance to rational policy analysis. इसमें भी अब आपने वो ही करना है कि आपने कैल्डोर-हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल जो है उसको एक्सप्लेन करके फिर उसको आपने रैशनल पॉलिसी एनालिसिस के साथ उसको आपने रिलेट करना है, उसको आपने रेलेवेंसी शो करनी है। अब रैशनल पॉलिसी एनालिसिस में भी उन्होंने आगे आपको फर्दर जो है वो उसको जो है नैरो डाउन कर दिया है कि रैशनल पॉलिसी एनालिसिस में भी पर्टिकुलरली द प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है कि आप जो है एक एनालिसिस करते हैं कि ये जो आप पॉलिसी बनाने जा रहे हैं या ये जो आप पब्लिक पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ कि ये जो पॉलिसी है, क्या इसकी कॉस्ट ज़्यादा है या इसका बेनिफिट ज़्यादा है? क्या ये हमें जो है ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है या हमारे लिए ये ज़्यादा कोई इतना बेनिफिशियल नहीं होगी? ये होता है एक बेसिकली आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दैट व्हाटएवर यू आर परफॉर्मिंग, व्हाटएवर एक्ट यू आर डूइंग, डज़ इट कॉस्ट मोर और डज़ इट प्रोवाइड यू विद मोर बेनिफिट? तो ये जो है उन्होंने जो कैल्डर-हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल है, उसकी सिग्निफिकेंस आपने शो करनी है या उसकी रेलेवेंस आपने शो करनी है रैशनल पॉलिसी एनालिसिस, उसमें आपने पर्टिकुलरली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे आना है। देन यू हैव टू टेल व्हाट मेक्स कैल्डर-हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल अ वीकर क्राइटेरियन टू सैटिस्फाई देन पेरेटो क्राइटेरियन। अब इसमें आपने कैल्डर-हिक्स को कंपेयर करना है विद पेरेटो क्राइटेरियन के साथ, ठीक है? कि मतलब पेरेटो एफिशिएंसी जो आपने ऊपर एक्सप्लेन किया था, व्हाई डू यू थिंक दैट पेरेटो एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा एक स्ट्रॉन्गर जो है क्राइटेरिया है रादर देन कैल्डर-हिक्स, और उसके बाद आपने अपना ओपिनियन देना है कि डू यू थिंक कैल्डर-हिक्स इज़ अ साउंड बेसिस फॉर मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस? व्हाई और व्हाई नॉट? अब इसमें आप इस स्टेटमेंट के साथ सिंस इट्स योर ओपिनियन आप इसके साथ एग्री भी कर सकते हैं, आप इसके साथ डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट एंड पे ये जो व्हाई और व्हाई नॉट है, it shows that your opinionated answer requires sound arguments। आपने उसको अपने sound arguments के साथ जस्टिफाई करना है कि why do you think कि अगर तो आप कहते हैं कि कैल्डर-हिक्स is a sound basis for policy making decisions, then why is it better, and if not then why not is it better? तो इसके लिए आपको जो है स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना, उसको ब्रेक डाउन करना, उसके जो गिवन कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना, सेटल्ड फैक्ट्स को आइडेंटिफ़ाई करना, उन्होंने पूछा क्या है, इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज़ रिलेटिवली सिंपल वन। इसके अंदर उन्होंने आपसे ये पूछा है कि हाउ आर प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी एड्रेस्ड थ्रू पब्लिक पॉलिसी? अब ये तो सिंपल सी बात है कि पब्लिक पॉलिसी मीन्स के इट इज़ मेड फॉर द पब्लिक।
तो पब्लिक की ही प्रॉब्लम्स को, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम सॉल्व करने के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। बेसिकली पॉलिसी जो होती है, जो पॉलिसी की डेफिनेशन होती है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन इंटेंट और अ डिक्लेरेशन बाय द पॉलिसी मेकर्स टू डिक्लेयर दैट हाउ आर दे गोइंग टू रिज़ॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं आपकी सोसाइटी में, अब ये एजेंडा बेस्ड होती है ना, ये तो हाउ डू दे गेट ऑन द पॉलिसी एजेंडा, जो नेक्स्ट उसका क्वेश्चन है। वो इस बात को हाइलाइट करता है कि जो पॉलिसीज़ होती हैं, ये एजेंडा बेस्ड होती हैं। तो फिर ये किस तरह से एजेंडा पे आती हैं? मतलब पॉलिसी प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं सोसाइटी में। देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन मल्टीपल सोसाइटीज़, बट ओनली अ फ्यू गेट टू द एजेंडा स्टेज। व्हाई नॉट ऑल? अब उसके अंदर उन्होंने ये पूछा है आपसे, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ कि हाउ डू दे गेट ऑन द पॉलिसी एजेंडा? तो पॉलिसी एजेंडा तक वो किस तरह से पहुँचते हैं, उसमें आपने बताना है कि कौन से जो फैक्टर्स हैं, वो रोल प्ले करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को एजेंडा तक पहुंचाने में। किसी भी प्रॉब्लम को एक पॉलिसी एजेंडा बनाने में जो भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और वो किस तरह से होते हैं, जैसे आप इसमें मीडिया की एग्जांपल दे सकते हैं, आप इसमें पब्लिक प्रेशर की एग्जांपल दे सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन। ऑल दीज थिंग्स आर द फैक्टर्स जो कि किसी भी प्रॉब्लम को एजेंडा के स्टेज तक लेकर आते हैं। सो डिस्कस द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स एंड देयर इंटरेस्ट इन द प्रोसेस। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पार्ट है, इट इज कनेक्टेड टू द सेकंड पार्ट के, जो आप पॉलिसी एजेंडा पे जो लेकर आए हैं किसी प्रॉब्लम को, वो स्टेक होल्डर्स ही है ना उस प्रॉब्लम के। स्टेक होल्डर, हु इज स्टेक होल्डर? हु समवन हु हैज समथिंग टू गेन और लूज थ्रू एनीथिंग। तो अब जो लोग या जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो भी इंस्टीट्यूशंस किसी प्रॉब्लम को एजेंडा के फेस तक लेकर आए हैं, दे आर द स्टेक होल्डर्स। तो वो आपने प्राइमरी स्टेक होल्डर्स को डिस्कस करना है और फिर उनका क्या इंटरेस्ट होता है इस सारे प्रोसेस में। देन यू हैव टू प्रोवाइड रियल लाइफ केस एग्जांपल्स एज पार्ट ऑफ योर आंसर। मतलब आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, उसको आपने स्ट्रेंथन करना है थ्रू केस स्टडीज या केस एग्जांपल्स। Define, explain, and contrast politics of interest and politics of conscience and how they influence the policy making in Pakistan, including their relationship to the application of ethics, and discuss the difficulty in identification and application of these influences within and between political parties. So, the first thing that you have to keep in mind in this question is they are asking you to define, to explain, and then to compare as well. कि ये तीनों चीजें आपने इसमें करनी है, इसको डिफाइन भी करना है, इसको एक्सप्लेन भी करना है। एंड व्हेन दे आर सेइंग दैट यू हैव टू एक्सप्लेन, इट मींस यू हैव टू एक्सप्लेन them holistically, whatever you know about it. And then you have to contrast both the concepts. अब इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इन दोनों concepts का जो है उसकी नो हाउ हो। तो उसके अंदर आपने सबसे पहले बताना है पॉलिटिक्स ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, देन यू हैव टू टेल पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्शियंस क्या होता है, एंड इन द नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू compare you have to tell how they influence the policy making in Pakistan। इसको आपने पाकिस्तान की केस स्टडी पे अप्लाई करना है कि किस तरह से ये जो है इन्फ्लुएंस करते हैं पाकिस्तान में जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसको, इंक्लूडिंग देयर रिलेशनशिप टू द एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स। अब इसके अंदर आपका एक एथिकल एस्पेक्ट भी आ गया, जो कि एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पॉलिसी मेकिंग का। Then you have to discuss the difficulty in identification and application of these influences within and between political parties। तो अब इसके अंदर आपने वो हर्डल्स बतानी है कि क्या-क्या मसले आते हैं, ये जो एथिकल एस्पेक्ट है या जो भी आपने उसके अंदर जो अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए होंगे पहले वाले पार्ट में, जिसमें आपने बताया होगा कि वो किस तरह से जो है इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी मेकिंग इन पाकिस्तान को, और उनका रिलेशनशिप जो है आपने जब बताया होगा एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स के साथ, तो फिर आप उससे बिल्ड कर सकते हैं अपना लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हिच इज टेलिंग अबाउट द हर्डल्स जो कि आती हैं, फेस करनी पड़ती हैं विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एंड बिटवीन द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल। तो आपने इसको पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके इंटरनली क्या मसले आते हैं वो भी बताना है, और बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज क्या मसले आते हैं वो भी बताना है, इंट्रा एंड इंटर पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन इशू बिकम पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एजेंडा? ये हमने थोड़ा सा पिछले जो सेकंड फिफ्थ क्वेश्चन था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी इशू जो होता है वो पब्लिक पॉलिसी एजेंडा के फेज तक कैसे आता है।
Then out of all issues that exist, why do some come to legislative attention and many do not? तो ये भी वही बात हो गई जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि इश्यूज तो बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, लेकिन ओनली सम ऑफ द इश्यूज दे कम टू लेजिस्लेटिव अटेंशन एंड मेनी डू नॉट। तो ऐसा क्यों होता है? हाउ इज इट पॉसिबल कि कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव अटेंशन तक आते हैं, कुछ नहीं आते? इसका आंसर आपने जो पहला पार्ट ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा ना, कि किस तरह से एक इश्यू जो है वो पब्लिक पॉलिसी एजेंडा का पार्ट बनता है, उसमें होगा। आप उसको उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। वो किस तरह से, क्या आप बताएँगे कि डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट जो है वो स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि किसी भी प्रॉब्लम को पॉलिसी एजेंडा तक लेकर आते हैं, जिसमें एनजीओज़ भी हो सकती हैं, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, जिसमें पब्लिक प्रेशर भी हो सकता है, जिसमें मीडिया भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम्स क्यों कुछ आते हैं लेजिस्लेटिव अटेंशन में, कुछ नहीं आते, ये डिपेंड करता है उन स्टेक होल्डर्स पे, जो उन इंटरेस्ट ग्रुप्स पे जो कि किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो पॉलिसी एजेंडा तक लेकर आते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसके अंदर आपने कंसिडर द क्लासिक गार्बेज कैन मॉडल ऑफ कोहेन, मार्श एंड ऑल्सन। डू यू एग्री और डिसएग्री? व्हाई? अब इसके अंदर जिसको इस कॉन्सेप्ट की नो हाउ है, वो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। अदरवाइज़ आपको अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन आता भी है और ये सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं आता, तो आप उसको होलिस्टिकली जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सो यू हैव टू एक्सप्लेन द मॉडल ब्रीफली कि ये मॉडल जो है इसका मेन बेसिक प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट क्या है, एंड देन यू हैव टू टेल डू यू एग्री और डिसएग्री एंड देन व्हाई। देन अगेन इट्स योर ओपिनियनेटेड आंसर एंड इट रिक्वायर्स साउंड आर्ग्यूमेंट्स। आपने अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने लॉजिकल साउंड जस्टिफिकेशंस के थ्रू इसको सपोर्ट करना है। Then, religion as a form of ethical doctrine could potentially provide the internal good for development through its doctrines on social cohesion, mutual cooperation, virtue based community. Elaborate the following in this regard. Okay, so अब जो स्टेटमेंट उन्होंने ऊपर दी है वो एक सेटल्ड फैक्ट है। वो उन्होंने आपको एक जो है स्टेटमेंट दे दी है कि आपने अपना जो अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा है ना ए और बी पार्ट में, उसको आपने इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट जो है उसको आपने इलैबोरेट करना है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू एक्सप्लेन इज़ रूल ऑफ लॉ इन द इस्लामिक सिस्टम। दिस इज़ अ वेरी सिंपल वन। बी पार्ट में यू हैव टू एक्सप्लेन डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द लाइट ऑफ व्हाट इज़ मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आपने उस स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अपने जो है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को वो एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से आप इसको जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। सो दीज़ वर द क्वेश्चंस जो कि दोनों पेपर्स के थे, हमने उनको डिस्कस किया है। कमिंग टू द पॉइंट कि क्या इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए इस सब्जेक्ट की, तो उसके अंदर जो पब्लिक पॉलिसी वाला सब्जेक्ट है, इट इज़ रिलेटिवली नॉट न्यू बट रिलेटिवली अ न्यू सब्जेक्ट, और उसमें जो है बुक्स लोकल ऑथर्स की अभी कुछ हैं, अच्छी बुक्स हैं, बट स्टिल देयर नीड्स टू बी वेरी मच इम्प्रूवमेंट इन दैट। तो इसके लिए आप, आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपने एक बुक तो आपके पास जो है वो होनी चाहिए ज़रूर, दोनों सब्जेक्ट्स की, जो कि एक लोकल ऑथर की हो। बिकॉज़ आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर बेशक आपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो फॉरेन ऑथर्स के यूज़ करने हो, लेकिन आपको उसमें पूछ लेते हैं वो कि आपको इसको पाकिस्तान की केस स्टडी के साथ रिलेट करना है, आपको इसको पाकिस्तान की रेलेवेंसी बतानी है इसके साथ, या आपने बताना है कि पाकिस्तान में ये सिस्टम कैसे अप्लाई होता है, कैसे नहीं होता। तो फॉर दैट यू हैव टू हैव बुक ऑन द लोकल ऑथर। उसके लिए आप पब्लिक पॉलिसी में आप जो है इकरा रियाज़ुद्दीन की बुक है वो कर सकते हैं, उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसमें सब जो टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है। बिसाइड्स दैट आप हैंडबुक ऑफ पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस, दिस इज़ द मोस्ट होलिस्टिक बुक फॉर दिस सब्जेक्ट, जो कि फ्रैंक फिशर एंड जे मिलर की है। एंड देन देयर इज़ अनदर बुक व्हिच इज़ वेरी गुड इस सब्जेक्ट को जो है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस इन थियरी एंड प्रैक्टिस। ये भी एक अच्छी बुक है।
तो ये इसके अलावा अगर आप मज़ीद भी रीडिंग करना चाहते हैं फॉर दिस सब्जेक्ट व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, इस दफ़ा का पेपर देख के ये बात जो है वो क्लियर हो गई है कि सिर्फ़ लोकल ऑथर्स की बुक्स पढ़ने से या सिर्फ़ एक लिमिटेड जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। यू हैव टू रीड एक आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग होनी चाहिए फॉरेन और लोकल ऑथर्स दोनों की जो है उनकी बुक्स पे। बिसाइड्स दैट आप पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको जो है इसके पब्लिक पॉलिसी से जो रिलेटेड जो अच्छे पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स हों, जर्नल्स हों, उनको गो थ्रू करें टू आंसर सच क्वेश्चंस जो कि इस पेपर में थे। कमिंग टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जो लोकल ऑथर्स की बुक है उसमें तो इम्तियाज़ शाहिद की बुक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इम्तियाज़ शाहिद एंड ममूना शाहिद, वो आपका सिलेबस जो है वो अच्छे तरीके से कवर करती है। बिसाइड्स दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय डॉक्टर सुल्तान खान, वो भी अच्छी बुक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थियरी एंड प्रैक्टिस, ये जो है एक इसके अंदर एक होलिस्टिक बुक है आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन यू हैव एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इयान क्लैडर की बुक है और ये भी जो है बहुत हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट। अब ये जो जैसे लास्ट क्वेश्चन है ये रिलिजन से रिलेटेड है आपके, तो इसके अंदर भी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक पॉलिसी इन इस्लाम इसका टॉपिक होता है। बिसाइड्स दैट आप इसके लिए इमाम गज़ाली का जो है वो उनकी स्टडीज़ बड़ी इसके अंदर एक की रोल प्ले करती हैं। फिर इस तरह की चीज़ें, हज़रत अली का एक लेटर है टू द गवर्नर ऑफ यमन जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी इस तरह की चीज़ों को हाइलाइट किया है कि किस तरह से उनको जो है अपनी गवर्नेंस जो है उस पे काम करना चाहिए। तो अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो ही आप क्वेश्चंस को जो है वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। अदरवाइज़ ये जो इस दफ़ा 2021 के पेपर्स हैं, इनसे ये बात तो क्लियर हो गई है कि सिर्फ़ जो है कुछ लोकल ऑथर्स को और सिर्फ़ सिलेबस जो है उसको उसके की कॉन्सेप्ट्स को कवर करके आपका जो है ये पेपर पास तो हो जाएगा मगर अच्छे मार्क्स शायद ना आ सकें। So thank you for your time, and I hope that everything is explained clearly. Thank you.